बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 5 जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसमें हमने बात की बच्चों किस प्रकार से राजा का चुनाव होता है और किस प्रकार से समाज को 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण व्यवस्था के नाम से जानी जाती है उसमें बांटा गया था। यह वर्ण व्यवस्था शुरुआत में बच्चों जन्म के रूप में आधारित थी, अर्थात पूरी की पूरी क्या थी, जन्म के ऊपर ही आधारित थी। और इसमें जिस व्यक्ति ने जिस वर्ण में जन्म ले लिया उसको उसी वर्ण के जो काम धंधे होते थे उनको करना होता था। और धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था ने जटिलता धारण की और इसकी आलोचना होने लगी और समाज में किस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहे थे उसको हमने देखा। और उसके आगे के भाग में हमने देखा कि जनपद और महाजनपदों के रूप में राजा बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े किलों को बनवा रहे हैं और इन किलों के बाहर क्या कर रहे हैं, किलेबंदी बनवा रहे हैं और स्थायी रूप से सेना और इनको नियमित रूप से वेतन के रूप में रखा जाता है। तो इस वेतन को और इन सभी खर्चों को उठाने के लिए राजा क्या करेंगे बच्चों, जो कर व्यवस्था है, कर प्रणाली है, उसको लागू करेंगे। अधिकांश वर्ग क्या था, कृषक था, इसलिए कृषि से जो आय प्राप्त होती थी राजा की वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होती थी और 1/6वां हिस्सा होता था और इस भाग को क्या कहते थे, भाग नाम से ही इसको पुकारा जाता था। जो कृषि से जो 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था उसको भाग के नाम से पुकारा जाता था। वहीं बच्चों आगे के भाग में हमने मगध और वज्जी राज्यों के बारे में बात की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र और राजगृह और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। इसके अन्यत्र में हमने बात की थी कि किस प्रकार से एथेंस में एक प्रजातंत्र और गणतंत्र की स्थापना हो रही है जो वास्तव में प्रजातंत्र और गणतंत्र नहीं था। अब बात करेंगे इस अध्याय के जो पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है सही या गलत बताओ। पढ़े बच्चों, अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो अश्वमेघ यज्ञ करने वाला जो राजा होता था उसके घोड़े को अन्य राजा के द्वारा यदि अपने क्षेत्र से जाने दिया जाता तो उस राजा को अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा क्या करता था, यज्ञ में आमंत्रित करता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो राजा के ऊपर सारथी किसी भी प्रकार के जल का छिड़काव नहीं करता था, इसलिए यह कथन क्या है बच्चों, गलत है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। तो बच्चों हमने देखा कि पुरातत्वविदों को जनपदों की जो बस्तियां हैं वहां पर महल नहीं मिले, वहां पर क्या मिली थी बच्चों, झोंपड़ियां मिली थी। इसलिए यह कथन भी क्या है बच्चों, गलत है। चित्रित दूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। चित्रित दूसर मृद पात्रों में क्या रखा जाता था, अनाज नहीं रखा जाता था, इनको अन्य कामों में उपयोग में लिया जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किले से क्या थे, बंद थे, अर्थात इनके चारों ओर किलाबंदी अर्थात दीवार की गई थी। ये बात बिल्कुल बच्चों क्या है, सत्य है। दूसरा प्रश्न देखें बच्चों, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्दों को भरना है। आखेटक और संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक, इन सभी शब्दों को इन खानों के अंदर क्या करना है, अपने को भरना है। तो देखिए बच्चों, आखेटक और खाद्य संग्राहक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी, इनको इस रूप में खाने में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अर्थात जो गण होते थे बच्चों, जो वज्जी जो राज्य था, वज्जी में हमने देखा थी गण और संघ एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसमें कौन कौन हिस्सा नहीं ले सकता था। तो हम देखते हैं बच्चों, स्त्रियां, दास और कमकार। जो भूमिहीन खेतीहर क्या होते थे, मजदूर होते थे, इनको कमकार के नाम से जाना जाता है। और ये गण की सभाओं में किसी भी प्रकार का प्रवेश करने से क्या थे, वर्जित थे। इनका प्रवेश इन गणों की सभाओं में वर्जित था। प्रश्न संख्या 4, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। तो इसमें बताना कि इन राजाओं ने किले क्यों बनाए और किलों की क्या महत्ता थी। तो देखिए बच्चों, दूसरे राजाओं द्वारा आक्रमणों से क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। अपनी समृद्धि और शक्ति का क्या करना है बच्चों, प्रदर्शन करना है इन किले बंदियों के द्वारा। लोगों और क्षेत्र पर आसानी से क्या रख सकते हैं बच्चों, इनके द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। इसीलिए इन राजाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है
किलों के बाहर विशाल रूप में ईंट, पत्थर और लकड़ियों से क्या की जा रही है, किलेबंदी की जा रही थी। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपद के शासकों के चुनाव से किस तरह से भिन्न है। आज की जो वर्तमान मतदान की प्रक्रिया या चुनाव की प्रक्रिया है वो उस समय के जो शासक होते थे उनके चुनाव की प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, उसके बारे में बताना है। तो देखें बच्चों, पहला पॉइंट है कि आज के शासकों का चुनाव जनता मतदान के द्वारा करती है, जबकि जनपदों के राजा क्या होते थे, प्रायः बच्चों क्या होते थे, वंशानुगत होते थे। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पैदा हो रहे थे वही क्या होते थे, राजा होते थे, वंशानुगत होता था इनका पद। कुछ जनपदों में शासकों का चुनाव जनता द्वारा भी किया जाता था और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके खुद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। इसका दूसरा बिंदु देखें बच्चों, जिन जनपदों में शासकों का चयन जनता करती थी वहां केवल पुरुषों को ही चयन करने का अधिकार था, दास कमकार भी इसमें भाग नहीं ले सकते थे। अर्थात दास और कमकारों को इसमें किसी भी प्रकार का चुनाव करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बच्चों आज बात करें तो सभी वयस्क स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को क्या है कि चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो आज का चुनाव प्रक्रिया है और उस समय की जो प्राचीन चुनाव की प्रक्रिया थी उसमें जो भिन्नताएं विद्यमान है वो हमने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में देखी। तो बच्चों इसी के साथ ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले भाग में बात करेंगे अध्याय संख्या 6 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।